नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग साइंस का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करते हैं, जो कि आपके महिला सुपरवाइजर, झारखंड सीजीएल और उत्पाद, इसके साथ ही दोरेगा में भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है। यानी कि जो लैंप होता है उसमें जो बत्ती लगी होती है उसमें जो तेल ऊपर उठता है वो किसके कारण ऊपर उठता है? ताप अंतर, तेल की निम्न संयांता, केशिका क्रिया या गुरुत्वीय बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केशिका क्रिया के कारण जो होता है तेल जो होता है दीप की बत्ती में ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सयानता की इकाई है। तो सयानता की इकाई क्या है? पॉइज, पास्कल, पॉइजूली या इनमें से कोई नहीं। तो सयानता की इकाई आपका क्या है? तो पॉइज है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। यानी कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आपके आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए है। यानी कि आर्किमिडीज जो है आपके उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या ग्रीस से। तो जो आपके आर्किमिडीज थे ये आपके कहाँ के थे? तो ग्रीस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। यानी ध्वनि तरंगों की जो नेचर होता है वो किस प्रकार होता है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुदैर्घ्य होती है। यानी ध्वनि तरंगे की जो प्रकृति होती है वो आपकी अनुदैर्घ्य होती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो जो चमगादड़ होते हैं अपने उड़ान में जो बीच में अवरोध की पहचान करने के लिए आपके कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? अवरक्त तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रासव्य तरंगे या रेडियो तरंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका प्रासव्य तरंगे जो होता है आपका चमगादड़ निकालती है, जिसके कारण वो अपने उड़ान के पथ में जो अवरोध होता है उसकी पहचान कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। यानी पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है आपका 20 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि तरंगे होती है कैसी? लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत या आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत कभी कभी तिर्यक। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं आपकी क्या होती है? तो लंबवत होती है। यानी कि आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? यानी कि जो हमारा कान होता है वो कितनी से कितनी प्रास की ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 ध्वनि, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है वो हमारी कान सुन सकती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। यानी कि ध्वनि की जो चाल होती है वो दाब पे प्रभावित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दाब हम कितना ही बढ़ाएंगे और ध्वनि की चाल आपका कितना रहेगा? मतलब ध्वनि की चाल जो रहेगा वो कितना? 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ए हो जाएगा, नहीं बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो ध्वनि की जो चाल होती है वो आपका इस्पात में क्या होती है कि अधिकतम होती है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा।
ध्वनि मतलब वायु में ध्वनि का वेग लगभग, वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो लगभग कितना होता है, तो 330 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है। तो 100 डेसिबल का जो शोर होता है किसके संगत होता है, तो ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, साधारण वार्तालाप, गली के शोरगुल की आवाज या किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो डी, यानी कि किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल की आवाज जो होगी वो 100 डेसिबल का शोर स्तर के संगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। यानी कि सितार और बांसुरी में जो स्वर बजेगा उसका अंतर किस कारण किया जा सकता है, तो केवल ध्वनि की गुणवत्ता के आधार पर ही उसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 325 मीटर पर सेकेंड है तो वायु की चाल कितनी है। यानी कि 2 मैक यानी कि 2 इंटू 332 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 664 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आपका डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करते हैं। तो आपके किसके कारण इको उत्पन्न करते हैं, तो परावर्तन के कारण जो होता है ध्वनि तरंगे जो होती है आपका इको उत्पन्न करती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो जो सोनार होता है ये आपका नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो जब किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव होता है तो उसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। तो जो पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। यानी केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापक्रम आपका 310 केल्विन के आसपास होगा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। यानी कि -40 डिग्री होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो स्केल होगा उसमें आपका सेम पाठ्यांक निरूपित होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव जो ताप है आपका -273 डिग्री सेल्सियस है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो होता है वो आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है यानी ताप होता है तो कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्यों। क्योंकि लोहे के गुटके के ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, गलत। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, नहीं। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक होता है, नहीं। और लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यानी कि लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। यानी कि आणविक संचलन के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको संवहन बोला जाता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो जो द्रवों में ऊष्मा का अच्छा चालक कौन सा होता है, तो पारा होगा। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है। इसको ऑप्शन देखते हैं। पहला है दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, क्योंकि दो परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है। कपड़े का संविन्यास यह भूमिका निभाता है। कपड़े की बुनाई यह भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि दो परतों के बीच संपुटित वायु के कारण जो होती है। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। क्यों। क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, या यह एक परंपरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सफेद वस्त्र जो होते हैं वो ताप का कम अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। तो क्रायोजेनिक्स का प्रयोग आपका अंतरिक्ष यात्री चुंबकीय प्रत्योपन एवं दूर मिति में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों। क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका कारण निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका सी हो जाए, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर पानी जो होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में ही उबलने लगता है। नेक्स्ट है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी की वैसी ही रहती है। यानी कि माध्यम के तापमान के साथ प्रकाश गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण आपका हमेशा आपका पूर्णिमा के दिन घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित रीति से कटे हीरे की
असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विदलन दल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और वीडियो चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड धन्यवाद।